लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में प्रश्न पत्र है शांति शिक्षा और सतत विकास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 6 हिंसा। हिंसा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे हिंसा के मोर्चे। वह कौन कौन से ऐसे मोर्चे हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं या आग में घी का काम करते हैं। इसमें से हमने पढ़ा था जाति, लिंग और भेदभाव। अब हमको पढ़ना है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शब्द से आप सभी अनभिज्ञ नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में आप सभी कुछ न कुछ अवश्य जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार हिंसा को किस प्रकार से बढ़ावा देता है। सबसे पहले देखेंगे भ्रष्टाचार का अर्थ। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से भ्रष्ट आचार को भ्रष्टाचार कहते हैं। मतलब व्यक्ति द्वारा किया गया भ्रष्ट व्यवहार ही भ्रष्टाचार है। इस अर्थ में किसी समाज की आचार संहिता के विरुद्ध आचरण भ्रष्टाचार है। जब हम किसी आचार संहिता के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। M.A. एलियट F.E. मेरिल के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्तिगत लाभ हेतु अपने निर्धारित कर्तव्य की जानबूझकर अवहेलना करना भ्रष्टाचार है। जब व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है, किसी न किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ के लिए वह कार्य करता है, तो वह सब भ्रष्टाचार कहलाता है। अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार की विशेषताएं। सबसे पहला है भ्रष्टाचार व्यक्ति के अनैतिक व्यवहार का सूचक। आज समाज में बेईमानी, घूसखोरी, चोरी, अवैध संबंध आदि आमतौर पर देखे जा रहे हैं। वे सभी जो कानून तोड़ते हैं, ईमानदारी व नैतिक स्तरों का हनन करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं और भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। इसके बाद है भ्रष्टाचार जानबूझकर किया गया व्यवहार। भ्रष्टाचार जानबूझकर किया गया व्यवहार है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन न करके किसी प्रकार से राजनीतिक या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जब किसी लाभ की वजह से उन्हें जानबूझकर फायदा पहुंचाता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके बाद है भ्रष्टाचार सामाजिक व कानूनी आचार संहिता में उल्लिखित कर्तव्य का उल्लंघन। हमारे सामाजिक व कानूनी आचार संहिता में जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करते हुए जब हम राजनीति के क्षेत्र में या पुलिस प्रशासन द्वारा या प्रशासन तंत्र द्वारा या न्याय तंत्र में जब अपने कर्तव्यों का हम उल्लंघन करके इन कानूनों को तोड़ते हैं तो वह सब भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके बाद है भ्रष्टाचार लाभ प्राप्ति के लिए होता है। भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं आर्थिक लाभ की बात की जाती है या किसी न किसी प्रकार से लाभ से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर व्यक्ति द्वारा ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को एक सिगरेट से लेकर बड़े बड़े घोटाले तक इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें व्यक्ति लाभ कमाने का प्रयास करता है। इसके बाद भ्रष्टाचार के अंतर्गत सार्वजनिक हितों को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि पर विशेष बल दिया जाता है। भ्रष्टाचार में सार्वजनिक हितों को त्याग देते हैं। जैसे यदि किसी पार्टी की सरकार होती है तो वह अपने लोगों के हित के लिए या व्यक्तिगत हित के लिए जब सार्वजनिक हितों को त्याग देती है और व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देते हुए अपने पार्टी के लोगों को या अपने कुछ सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाती है, अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाती है, तो वह सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, क्योंकि व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन लोगों को लाभ पहुंचाता है। इसके बाद है भ्रष्टाचार में पक्षपात का समावेश रहता है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति पक्षपात करता है। यहाँ पर एक जो व्यक्ति है जो किसी हर प्रकार से योग्य है, उस व्यक्ति का चयन ना करके ऐसे व्यक्ति का चयन करना जो अयोग्य है, उसके लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, यह सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है। इसमें व्यक्ति अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए अयोग्य का चयन करते हुए पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है।
अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार के स्वरूप। हमारे समाज में भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप व्याप्त हैं, जिनको हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्यक्ति भ्रष्टाचार। आज हमारे परिवेश में भौतिकवादिता की दौड़ या अंधा अनुकरण अपनाया जा रहा है। आधुनिकता की ओर हम लोग भाग रहे हैं। ऐसे में लोगों के अंदर धन की लोलुपता है। वह नई कार, नया घर, नए कपड़े, अच्छे मोबाइल, लैपटॉप या विलासितापूर्ण वस्तुओं का संग्रह करने में जी जान से मेहनत करने में लगे हुए। ऐसे में वह अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए अपने जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनका उल्लंघन करके जब व्यक्तिगत रूप से वह किसी न किसी प्रकार से अनैतिक रूप से धन का अर्जन करते हैं तो वह सब व्यक्तिगत भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके बाद है राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार से आशय है कि जब किसी प्रकार से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग वोट पाने के लिए या सत्ता पाने के लिए या किसी प्रकार का अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए गलत तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को या अपने भाषा संबंधी लोगों को या अपने धर्म के लोगों को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वह सब राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। आज राजनीति में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल गया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो बैठे हुए राजनेता हैं वह भ्रष्ट है। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए वह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं। यह सब राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके बाद है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक भ्रष्टाचार से आशय है कि प्रशासन व्यवस्था में लगे हुए व्यक्ति जो नीचे कर्मचारी हैं, ऊपर का अधिकारी है, वह सभी प्रशासनिक भ्रष्टाचार में लिप्त है। कई अध्ययनों में स्पीड मनी आदि का भी उल्लेख मिला है, जिसमें एक फाइल को पास कराने के लिए टेबल के नीचे से अधिकारी पैसा लेता है और उसमें सभी का क्रमशः हिस्सा बटा होता है। वह सब प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहलाता है। इसमें किसी भी कार्य को कराने के लिए व्यक्तियों से अनैतिक रूप से पैसे वसूले जाते हैं। इसके बाद है सामाजिक भ्रष्टाचार। जब व्यक्ति भ्रष्ट होगा तो समाज भ्रष्ट होगा, समाज भ्रष्ट होगा तो व्यक्ति भ्रष्ट होगा। यदि व्यक्ति भ्रष्ट है तो वह ऐसे समाज का ही निर्माण करेगा जो भ्रष्ट समाज होगा, और समाज भ्रष्ट है तो वह ऐसे व्यक्तियों का ही निर्माण करेगा जो सभी भ्रष्ट होंगे। ऐसे में अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जब व्यक्ति ऐसे समूह का निर्माण करते हैं जो सभी भ्रष्ट होते हैं, वह सामाजिक भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके बाद है धार्मिक भ्रष्टाचार। धार्मिक भ्रष्टाचार भी आप लोगों से छिपा नहीं है। आज धर्म के क्षेत्र में लगे लोग अपनी विलासितापूर्ण जीवन यापन करने के लिए दान के पैसे का उपयोग करते हैं। वे अधिक से अधिक विलासितापूर्ण जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्यों को करते हैं और जनता को इस प्रकार से मूर्ख बनाते हैं कि जनता अपने हितों के लिए या अपने विभिन्न प्रकार के साधनों को प्राप्त करने के लिए इनको अधिक से अधिक पैसा देती है, अधिक से अधिक चंदा देती है और यह अपने जो धार्मिक उनको शक्ति प्राप्त हुई है उसका दुरुपयोग करते हुए किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग करते हैं। इसके बाद है व्यापारिक एवं औद्योगिक भ्रष्टाचार। व्यापारिक एवं औद्योगिक भ्रष्टाचार से आशय है कि जब अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र के लोग काला बाजारी करते हैं, वस्तुओं का अधिक से अधिक संग्रह करते हैं, उसका दाम बढ़ा देते हैं, लाभ कमाने के लिए आपदा में अवसर खोजते हैं, वह सब व्यापारिक और औद्योगिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। अभी वर्तमान में जब कोविड-19 की स्थिति में देखा जाए तो आज के समय में सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी व्यापारिक एवं औद्योगिक भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इसके बाद है शैक्षणिक भ्रष्टाचार। शैक्षणिक भ्रष्टाचार से आशय है शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार। जैसे महाविद्यालय या कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा गलत तरीके से बच्चों को अंक प्रदान करना, विद्यालयों में नकल की व्यवस्था करना और अयोग्य छात्रों को
अधिक से अधिक नंबर देना, यह सब शैक्षणिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार छात्रों द्वारा विद्यालय में न जाकर अनैतिक रूप से विद्यालय को फीस देना, विद्यालय से बाहर रहना और अधिक से अधिक नंबर पाने के लिए टीचरों को घूस देना, ये सब शैक्षणिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। आज वर्तमान समय में शिक्षक और छात्र दोनों ही भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते हुए अपने भविष्य और शिक्षक और छात्रों के संबंधों को निरंतर तार-तार करने में लगे हुए हैं। इसके बाद है न्यायिक भ्रष्टाचार। न्यायिक भ्रष्टाचार से आशय है न्याय के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार। जब तारीख पर तारीख पड़ती है और उसमें व्यक्ति अपनी पेशी में न जाकर कुछ पैसे देकर अपनी फाइल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है या जल्द से जल्द न्याय पाने का प्रयास करता है या विभिन्न प्रकार के अपराधों को कर वह सजा से बचना चाहता है, तो वह न्यायिक भ्रष्टाचार का प्रयोग करते हुए कानून की आंख में धूल झोंक कर न्याय को प्राप्त करते, अन्यायपूर्ण नीति अपनाकर जो कृत्य करता है वह न्यायिक भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके बाद है पुलिस तंत्रीय भ्रष्टाचार। पुलिस तंत्रीय भ्रष्टाचार से आप सभी परिचित हैं। पुलिस द्वारा चोरों, डकैतों, अपराधियों, बलात्कारियों आदि की रक्षा करना, उनसे पैसा लेकर उनको छोड़ देना, पकड़े जाने पर उनकी पैरवी करना, उनकी मदद करना और किसी न किसी प्रकार से अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए अपराधों पर पर्दा डालना पुलिस तंत्रीय भ्रष्टाचार कहलाता है। अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार के कारण, वह कौन से कारण हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पहला है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण से आशय है कि जब व्यक्ति व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि रखता है और अधिक से अधिक विलासितापूर्ण जीवन यापन करना चाहता है, तो वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत भ्रष्टाचार करता है और वह विभिन्न प्रकार से धन कमाने का प्रयास करता है। इसे हम कहेंगे व्यक्तिगत कारण। दूसरा है सामाजिक कारण। आज समाज में अंधानुकरण है, भौतिकवादिता है, लोग आगे बढ़ने के प्रयास में हैं, लोग अधिक से अधिक अपने आप को आधुनिक बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे में एक दूसरे को देखते हुए लोग अनैतिक मार्ग पर चलकर समाज में इस प्रकार के कृत्य करते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने का मुख्य कारण है। आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती, उस प्रकार से लोगों की आय नहीं बढ़ती। ऐसे में लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनैतिक रूप से धन कमाने का प्रयास करते हैं, जो आर्थिक कारण होता है, क्योंकि वेतन के रूप में उन्हें इतना पैसा नहीं मिल पाता है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके बाद है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। आज नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी यदि पार्टी से आप जुड़ना चाहते हैं या विभिन्न प्रकार से उसे लाभ लेना चाहते हैं, तो वह कहीं ना कहीं आपसे पैसा चाहते हैं या आपसे विभिन्न प्रकार से अपने हितों को साधते हैं। ऐसे में जब व्यक्ति वोट खरीदने से लेकर कुर्सी खरीदने तक के लिए पैसा देता है, तो वह राजनीतिक भ्रष्टाचार को दंड दे देता है और सत्ता में आने के बाद या उस पद को प्राप्त करने के बाद वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक भ्रष्टाचार से आशय है कि जब प्रशासन में बैठे लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और अपने कर्तव्यों के पालन के एवज में वह अनैतिक रूप से धन प्राप्त करते हैं, वह प्रशासनिक कारण होता है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद है वैधानिक कारण। वैधानिक कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जब न्याय के क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जिनको न्याय की पूरी जानकारी नहीं होती है, तो वह एन केन प्रकारेण किसी प्रकार से अधिक धन कमाने का प्रयास करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, अपराधियों को बेल देते हैं और इस प्रकार से वह भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी हिंसा को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है।
हिंसा के मोर्चों में सांप्रदायिकता का भी अहम स्थान है। सबसे पहले हम देखेंगे सांप्रदायिकता है क्या। स्मिथ के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषा भाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं, जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। अर्थात ऐसे समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अपने विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाता है या उनसे संघर्ष करता है, तो वह सांप्रदायिकता कहलाता है। और सांप्रदायिकता हिंसा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। सांप्रदायिकता को अधिक विस्तृत रूप से समझने के लिए आप दूसरे वीडियो का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद है विज्ञापन। अंग्रेजी में विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। एडवर्टाइजिंग लैटिन शब्द एडवर्टियर से बना है, जिसका अर्थ मस्तिष्क का केंद्रीभूत होना है। दूसरे शब्दों में मस्तिष्क को प्रभावित करना या किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के प्रति उपभोक्ता के मस्तिष्क को आकर्षित करने का प्रयास करना ही विज्ञापन है। विज्ञापन बी और ज्ञापन सबसे मिलकर बना, जिसमें बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है सूचना देना या ज्ञान देना। इस प्रकार से किसी विशेष वस्तु के बारे में सूचना या ज्ञान देना विज्ञापन कहलाता है। अब हम देखेंगे विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के प्रकार में पहला स्थानीय प्रकार। स्थानीय प्रकार से मतलब यह है अपने स्थान क्षेत्र में पत्र आदि के माध्यम से सूचनाएं प्रस्तुत करना, स्थानीय विज्ञापन। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन का आशय है पूरे राष्ट्र में सूचना को प्रसारित करना, राष्ट्रीय विज्ञापन है। इसके बाद वर्गीकृत विज्ञापन। किसी स्कूल में प्रवेश या किसी जगह नियुक्ति आदि के लिए जब हम कोई सूचना निकालते हैं तो वह वर्गीकृत विज्ञापन कहलाता है। इसके बाद प्रदर्शन विज्ञापन। जब हम किसी वस्तु विशेष की सूचना देने के लिए किसी प्रकार का प्रदर्शन करते हैं तो वह प्रदर्शन विज्ञापन कहलाता है। और विज्ञापन भी हिंसा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। आज हम कार्टून, कोना या विभिन्न प्रकार के पोस्टरों के माध्यम से जब हम दूसरों के हितों को प्रभावित करते हैं या दूसरों की मानसिकता को प्रभावित करते हैं तो हिंसा जन्म लेती है और समाज में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे गरीबी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।